नमस्कार दोस्तों, कवि सृष्टि चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दक्षा वाघ। आज हम बात करेंगे छंद की परिभाषा और प्रकार के बारे में। छंद शब्द बोलते ही सबसे पहले हमें श्लोक का स्मरण होता है, क्योंकि श्लोक या पद्य में ही छंद विद्यमान होता है। श्लोक या पद्य का नाम लेते ही हमें वेदों का ज्ञान होता है, क्योंकि संपूर्ण ऋग्वेद छंदोमय है। न केवल ऋग्वेद अपितु ज्यादातर वैदिक साहित्य पद्य स्वरूप में ही मिलता है। कात्यायन की सर्वानुक्रमणी ग्रंथ में छंद की परिभाषा दी गई है। यदक्षर परिमाणम तत्छंदः, अर्थात अक्षरों का परिमाण या स्वरूप छंद कहलाता है। निश्चित क्रम और निश्चित अक्षरों से बनी वाणी छंद कहलाती है। यास्काचार्य ने अपने ग्रंथ निरुक्त में छंद की परिभाषा या व्युत्पत्ति दी है। छद धातु से छद छंदांसी छादनात्, अर्थात छादन करने के कारण छंद कहलाता है। गायत्री, उष्णी, अनुष्टुभ, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुभ, जगति आदि वैदिक छंद है। छंद के महत्व के बारे में अगर बात करें तो हमने पहले ही जान लिया कि संपूर्ण वैदिक साहित्य छंदोमय है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, छंदः पादो तु वेदस्य, अर्थात छंद वेद रूपी पुरुष के चरण है। चरण अर्थात आधार। इस विधान से हम जान सकते हैं कि छंद के बिना पद्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अर्थात वेदों का आधार, वेदों की ऋचाओं का आधार ही छंद है। कात्यायन के अनुसार छंद के ज्ञान बिना मंत्र का अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन निष्फल माना जाता है। लौकिक छंद अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, मालिनी, वसंत तिलका, पृथ्वी, शिखरिणी, शार्दूल विक्रीडित, श्रद्धरा आदि लौकिक मुख्य छंद है। छंद के प्रकार के बारे में बात करें तो छंद के दो प्रकार है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद वो है जिसमें वर्णों की संख्या निश्चित हो, जैसे कि उपजाति, मालिनी, पृथ्वी, वसंत तिलका, शिखरिणी, श्रद्धरा आदि लौकिक छंद है। वैदिक छंद केवल अक्षर गणना के आधार पर होते हैं, उसमें गण रचना का महत्व नहीं होता था। मात्रिक छंद वो है जिसमें वर्णों की मात्राएं निश्चित हो या वर्णों की मात्राएं गिनी जाती हो, जैसे कि आर्या छंद। यह छंद प्राकृत भाषा से आए हैं। संस्कृत भाषा में मात्रिक छंद नहीं होते थे। गण रचना और पाद रचना के आधार पर वार्णिक छंद के तीन प्रकार होते हैं, समवृत्त छंद, अर्ध समवृत्त छंद और विषमवृत्त छंद। समवृत्त छंद किसे कहते हैं? चत्वारश्चरणायस्य समलक्षण लक्षिताः, अर्थात जिसके चारों चरण समान हो वह समवृत्त छंद है, जैसे कि उपजाति, मालिनी, वसंत तिलका। उसका अगर हम गणमाप देखें तो उपजाति का जत जगागा तत जगागा, जत जगागा तत जगागा। और अगर मालिनी छंद का छंद की गण रचना देखे तो न न म य य, न न म य य, चारों चरण समान गणयुक्त होते हैं, अर्थात इसे हम समवृत्त छंद कहेंगे। अब बात करते हैं अर्ध समवृत्त छंद की। प्रथमांघ्रि समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्, द्वितीयस्तूर्यवत् वृत्तम तदर्ध सममुच्यते, अर्थात जिसका प्रथम और तीसरा, दूसरा और चौथा चरण समान हो। उदाहरण के तौर पर अपरवक्त्र छंद, पुष्पिताग्रा और वियोगिनी छंद।
अब विषमवृत्त छंद किसे कहते हैं? जिसके सभी पाद की गण रचना भिन्न होती है, जैसे कि उद्गता, सौरभक और ललित छंद। भिन्न चिह्नम चतुष्पादम विषमम परिकीर्तितम, अर्थात जिसके चारों पाद, सभी पाद की गण रचना भिन्न होती है, उसे हम विषमवृत्त छंद कहेंगे। छंदों को समझने के लिए सबसे पहले हमें लघु गुरु संज्ञा को समझना होगा। लघु गुरु संज्ञा को समझने के लिए हमें भाषा का छोटा एकम जो है उसे समझना होगा। भाषा का सबसे छोटा एकम जो है वो है वर्ण या अक्षर। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वो है जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, जैसे अ, ई, उ, रु, लृ, आ, ई, उ, इसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। और व्यंजन वर्ण वो है जिसे हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि। जो वर्गीय व्यंजन है उसे हम स्वर की सहायता के बिना बोल नहीं पाते हैं, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रु, लृ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, दीर्घ रू, दीर्घ लृ, ए, ऐ, ओ और औ है। अब हम लघु संज्ञा के बारे में जानते हैं। तो सभी ह्रस्व स्वर वर्ण और ह्रस्व व्यंजन वर्ण की लघु संज्ञा होगी। अभी हमने जाना ह्रस्व स्वर कौन कौन से है, अ, ई, उ, रु, लृ। ये जो ह्रस्व स्वर है उसकी लघु संज्ञा होगी। और ह्रस्व व्यंजन वर्ण अर्थात क, ख, ग, घ इत्यादि जो व्यंजन है, जो ह्रस्व स्वर की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं, उसे हम ह्रस्व व्यंजन वर्ण कहेंगे। और दीर्घ स्वर की सहायता से जो व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, उस व्यंजन वर्ण को हम दीर्घ व्यंजन कहेंगे। तो इस प्रकार सभी ह्रस्व स्वर वर्ण और ह्रस्व व्यंजन वर्ण की लघु संज्ञा होगी। और जिस वर्ण की लघु संज्ञा होगी उसके ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह लगाया जाता है। अब जानते हैं गुरु संज्ञा। गुरु संज्ञा सभी दीर्घ स्वर, सभी दीर्घ व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग की गुरु संज्ञा होगी। गुरु संज्ञा को प्रदर्शित करने के लिए दीर्घ वर्ण के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। अब हम लघु गुरु के अन्य नियम को जान लेते हैं। पाद का अंतिम लघु वर्ण, यदि लघु वर्ण की आवश्यकता न हो तो गुरु होगा। अर्थात श्लोक का जो अंतिम वर्ण है उसकी हमें लघु की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसे गुरु ही मानेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया है, भवम भवानी सहितम नमामि। तो इस पाद का जो अंतिम वर्ण है मी, उसे हम उसकी हमें लघु की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसे गुरु मान सकते हैं लघु होने के बावजूद भी। लघु वर्ण के बाद संयुक्त वर्ण होने पर लघु वर्ण गुरु होता है। उदाहरण सदा वसंतम हृदयारविंदे। यहाँ पर संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त वर्ण के आगे का वी वर्ण है वह लघु है, फिर भी वह गुरु होगा। यहाँ पर वसंतम में संयुक्त अक्षर है, तो इसके आगे का वर्ण स लघु है, फिर भी वह गुरु होगा, क्योंकि उसके बाद में संयुक्त वर्ण आता है इसलिए।
लघु वर्ण यदि अनुस्वार युक्त विसर्ग युक्त है तो लघु वर्ण गुरु होगा। जैसे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, यहाँ पर गौरम में रम और करुणावतारम यहाँ पर भी र, दोनों जगह पर र अनुस्वार युक्त है, तो र लघु है पर वह अनुस्वार युक्त है, इसलिए वह गुरु होगा। इस प्रकार यह कुछ लघु गुरु संज्ञा के नियम है जो हमें छंद को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। छंदों को समझने के लिए गण रचना को समझना महत्वपूर्ण है। गण किसे कहते हैं? वर्णवृत्त में 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। मात्रा वृत्त में 4 मात्रा का एक गण बनता है। छंदों को समझने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है। यमा ताराज भान सलगाहा। यहाँ पर 3 वर्णों का समूह बनाया जाता है, जैसे कि य माता, फिर हम य को छोड़ देंगे मातारा, फिर म को छोड़ देंगे ताराज, फिर त को छोड़ देंगे राजभा, फिर र को छोड़ देंगे झभान, फिर झ को छोड़ देंगे भानस, भ को छोड़ देंगे नसल, न को छोड़ देंगे सलगा, स को छोड़ देंगे लगा। यहाँ पर 8 त्रिक होते हैं, अर्थात गण जो है वह 8 है, जैसे कि यगण, मगण, तगण, रगण, झगण, भगण, नगण, सगण, और जो बाद के ल और गा है इसे हम लघु और गुरु कहेंगे। तो इस प्रकार यगण किसे कहेंगे? जिसमें पहला वर्ण लघु होगा और बाकी के 2 वर्ण गुरु होंगे, उसे हम यगण कहेंगे। मगण किसे कहेंगे? जिसमें तीनों वर्ण गुरु होंगे, वह मगण बनेगा। तगण किसे बनता है? तो जिसमें पहला और दूसरा गुरु होगा और अंतिम वर्ण जिसमें लघु होगा, उसे हम तगण कहेंगे। रगण किसे कहेंगे? जिसमें मध्य का जो वर्ण है वह लघु होता है और प्रथम और अंतिम जो वर्ण है वह गुरु होता है, उसे हम रगण कहेंगे। झगण किसे कहेंगे? तो मध्य में गुरु होगा और पहला और अंतिम वर्ण जो है वह लघु होगा, उसे हम झगण कहेंगे। और आदि अक्षर जिसमें गुरु होगा और बाकी के 2 जो वर्ण है वह लघु होता है, उसे हम भगण कहेंगे। और नगण में तीनों वर्ण लघु होंगे और सगण में अंतिम वर्ण जो है गुरु है और पहला और दूसरा जिसमें लघु वर्ण है वह सगण होता है। पिंगलाचार्य ने सबसे पहले त्रिक गण का इन गणों का प्रयोग किया है और 8 गण उन्होंने दिए हैं। अब हम छंदो मंजरी के रचनाकार गंगादास जी ने जो एक श्लोक के अंदर इन त्रिकों को समझाया है उसकी बात करते हैं। म स्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सोअंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। इसे हम समझते हैं। म स्त्री गुरु, म स्त्री गुरु अर्थात मगण जो है वह
त्रिगुरु अर्थात 3 गुरु वर्ण से मगण बनता है। ऊपर हम देखते हैं यह मगण है जो 3 गुरु वर्ण से बनता है। त्रिलघु नकारो, नकारो अर्थात नगण, नगण किससे बनता है? 3 लघु वर्ण से बनता है। यहाँ पर देखिए नगण 3 लघु वर्ण से बनता है। भादि गुरु, भादि भ आदि, भ गण किससे बनता है? आदि गुरु, भ में आदि गुरु होता है। देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं भगण, भगण में आदि गुरु वर्ण है और बाकी के लघु है। यगण आदि आदि लघु यगण, यगण में क्या है? आदि वर्ण जो है वह लघु है। हम यहाँ पर यगण देख सकते हैं। यगण में आदि लघु वर्ण है और बाकी के गुरु है। जो अर्थात झगण, गुरु मध्य, झगण किसे कहते हैं? जिसमें मध्य का जो वर्ण गुरु होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं झगण में मध्य में गुरु वर्ण है और प्रथम और अंतिम वर्ण है वह लघु है। रल मध्य अर्थात रगण में लघु मध्य में आएगा। ऊपर हम देख सकते हैं रगण, रगण में मध्य में लघु वर्ण है और प्रथम और अंतिम जो वर्ण है वह गुरु है। सो अंत, सगण में अंत गुरु, अंतिम जो वर्ण है वह गुरु है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सगण में अंतिम जो वर्ण है वह गुरु है और पहला और दूसरा जो वर्ण है वह लघु है। यहाँ पर कथित तो अंत लघु स्तः, यहाँ पर स्तः है उसका स्तः, तगण, तह तगण, तगण किसे कहेंगे? अंत लघु, अंत लघु, अंतिम जिसमें वर्ण लघु होता है उसे हम तगण कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं तगण, तगण में यहाँ पर अंतिम लघु वर्ण है और आगे के 2 वर्ण है वह गुरु है। इस प्रकार छंदो मंजरी में श्लोक के माध्यम से गणों को समझाया है। अब हम इस श्लोक के माध्यम से लघु गुरु चिन्ह भी सीख लेते हैं। यहाँ पर म वर्ण है वह लघु है पर उसके बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए म गुरु होगा। गुरु के लिए हम वक्र का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर त्रि जो है वह लघु है तो खड़ी रेखा लगाएंगे। गु ह्रस्व वर्ण है तो खड़ी रेखा लगाएंगे। यह 3 अक्षरों का समूह हो गया है तो हमने यह त्रिक बनाया, उसमें आदि जो वर्ण है वह गुरु है और बाकी के 2 लघु है। तो आदि गुरु है उसे हम कौन सा गण कहेंगे? भादि गुरु, भगण कहेंगे। आदि जिसमें गुरु होगा उसे हम भगण कहेंगे तो यह भगण बनता है। इस प्रकार हम सभी वर्णों के ऊपर लघु गुरु के चिन्ह लगाएंगे और 3-3 वर्णों का समूह करके उसे हम गण का चिन्ह लगाएंगे और इस प्रकार हम सभी छंदों को समझेंगे। छंद सूत्र के रचयिता पिंगलाचार्य ने विभिन्न छंदों को समझाने के लिए प्रत्येक छंद का लक्षण दिया है। लक्षण सूत्रबद्ध है जिसमें प्रत्येक छंद के अक्षर, गणमाप और यति की सूचना होती है। यति का अर्थ है विराम। बड़े बड़े छंदों को गाने में कठिनाई ना हो इसलिए यति का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण देखते हैं। मालिनी छंद, लक्षण है ननमय युतेयम मालिनी भोगिलोकैहि, भोगिलोकैहि अर्थात भोगी और लोक से, ननमय युता इयम अर्थात
न न म य गणयुक्त यह मालिनी छंद है। तो यहाँ पर यति का निर्देश भोगी और लोक शब्द से हुआ है। भोगी 8 है और लोक 7 है, अर्थात पहली यति जो है वह 8वें वर्ण पर होगी और दूसरी जो यति है वह बाद के 7वें अक्षर पर होगी, अर्थात पाद के अंत में होगी। गण का निर्देश है यहाँ पर न न म य, अर्थात नगण नगण मगण यगण यगण। इस प्रकार यहाँ पर अक्षरों की संख्या होगी 15, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। यहाँ पर 5 गणों का प्रयोग हुआ है तो 15 अक्षर होंगे। और अगर हम भोगी और लोक यति गिनकर वर्णों की संख्या गिने तो भोगी 8 है और लोक 7 है। 8 और 7 मिलाकर 15 होते हैं। इस प्रकार अक्षरों की संख्या जिसमें 15 होगी, यति 8वें और 7वें वर्ण पर होगी, और नगण नगण मगण यगण और यगण जिसमें होगे वह मालिनी छंद होता है। इस लक्षण की विशेषता यह है कि यह उस छंद का उदाहरण भी बनता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम गणमाप देखते हैं। पहले 3 वर्ण लघु है, तो तीनों जब लघु हो तो नगण बनता है। फिर से तीनों लघु है तो फिर से नगण बनता है। बाद में 3 जो वर्ण है वह गुरु है तो वह मगण बनता है। और बाकी के जो 3 वर्ण है, उसके बाद के जो 3 वर्ण है उसमें आदि वर्ण लघु है और बाकी के 2 गुरु है तो वह यगण बनता है। और अंतिम जो गण है वह भी आदि वर्ण उसका भी लघु है और बाकी के 2 गुरु है तो यगण बनता है। इस तरह लक्षण में ही उदाहरण हमें मिल जाता है। छंदों में यति को दर्शाने के लिए यहाँ पर संख्याओं का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बदले यहाँ पर कुछ प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है। यति सूचक कुछ प्रतीकात्मक शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा यह प्रश्न पूर्ण होता है। अस्तु, धन्यवाद।